पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को उस जेड के अंदर से गॉड स्लेइंग चैरियट टेक्निक के बारे में पता चला था, तो वो उसी को लाने के लिए चला जाता है ताकि गॉड स्लेइंग चैरियट को वो हासिल कर सके। वहाँ पर कई सारे बीस्ट थे जिसे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो उस टेक्निक को हासिल कर पाएगा। वांग अभी उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा था, तो वो उन्हें अपने पास रख लेता है ताकि जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा और ज्यादा, तो वो आराम से इन बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगा। उसी के साथ साथ डीमन ने वहाँ पर वांग को एक जगह पर भी बुलाया था ताकि वो दोनों वहाँ जाकर कॉफिन वाली जगह पर जा सके। उसकी टीम में रेड बटरफ्लाई भी शामिल होती है, जो तीनों यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन जैसे रेड बटरफ्लाई वांग को देखती है उसका दिमाग फिर जाता है कि वांग के साथ तो मैं टीम में शामिल नहीं होने वाली। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रेड बटरफ्लाई ने जैसे ही वांग को यहाँ पर आते हुए देखा था, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वांग भी यहाँ पर अपने थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो रेड बटरफ्लाई के अटैक को रोक सके। लेकिन उस थंडर फ्रॉग के अटैक का कोई खास वहां पर असर नहीं होता। उसके अटैक को रेड बटरफ्लाई ने आसानी से रोक लिया था और वो उसके बाद वो आइस वाली मूर्ति बाहर निकाल लेती है, जिस मूर्ति को हमने पहले भी देखा था। और उस मूर्ति के अंदर से कई सारे स्नेक भी बाहर निकल रहे थे। वो मूर्ति की मदद से वांग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक कर देती है। वांग को समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का अटैक था, लेकिन वांग यहाँ पर तैयार होता है उसके हर एक अटैक से बचने के लिए, चाहे कोई सा भी अटैक वो क्यों ना कर ले। तो वांग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्मेशन बनाता है और उसके अंदर से वो ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। वो ड्रैगन अब वो स्नेक वाली मूर्ति से लड़ने के लिए चला गया था, लेकिन तभी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई एक सेकंड के अंदर ही सारे ड्रैगन को जमाती है और उन्हें कांच की तरह चकनाचूर कर देती है। कोई अटैक का यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के ऊपर असर ही नहीं हो रहा था। मानो कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेड बटरफ्लाई वांग से कह रही थी कि आज तू कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पिछली बार तो बचकर भाग गया था ना, इस बार नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो चारों तरफ एक आइस शील्ड बना देती है ताकि इसके अंदर से अब तो वांग भाग कर जा ही ना पाए। वो यहाँ पर उसको बस खत्म ही कर देगी, कोई चांस ही नहीं होता वांग के यहाँ से जाने का। वांग यहाँ पर कह रहा था कि रेड बटरफ्लाई की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है और उसके सारे अटैक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर कोई नादानी नहीं दिखा सकता, मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जरा सा भी हल्का पड़ा तो ये मेरी जान ले सकती है। तो वो वहाँ पर अपने कई सारी वॉन्डरिंग सोल को बाहर निकालता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक वो सीधा रेड बटरफ्लाई की तरफ ही भेज देता है। वांग के ऐसे अटैक को देखकर वो डीमन भी हैरान था कि मानना पड़ेगा ये वांग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ी आसानी से ये रेड बटरफ्लाई को टक्कर दे रहा है। वांग यहाँ पर पिछला वाला तरीका ही आजमाता है। वो वापस से रेड बटरफ्लाई को उसके पेरेंट्स के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन ही इमोशन वाला है। तो जब तक वो अपने पेरेंट्स वगैरह को याद नहीं करती तब तक कि वो यहाँ पर अपना गुस्सा कम नहीं करती है। जब तक कि उसको पेरेंट्स की याद आती है तब वो जाकर थोड़ी बहुत अपने अटैक को स्लो कर पाती है। और वही चांस होगा वांग के पास यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को हराने का। वांग बहुत गुस्सा दिला रहा था यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो, तुमने अपनी पावर के लिए कुछ भी नहीं देखा, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तुम खाली पावर की भूखी हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। ये सारी चीजें सुनकर रेड बटरफ्लाई को और ज्यादा गुस्सा आने लग गया था और जैसे उसका थोड़ा थोड़ा इमोशन जाग रहा होता है उसके अटैक स्लो पड़ जाने लगते हैं। लेकिन रेड बटरफ्लाई को मालूम था कि वांग खाली उसके इमोशन पे अटैक करता है, तो वो उसके लिए पहले से तैयार थी। वो एक के बाद एक करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो उसकी बातों को ज्यादा हो सकता था तो वो इग्नोर ही मार रही थी। वांग रेड बटरफ्लाई से कहता है कि तुम यहाँ पर ब्लड टेरिटरी के एक डिसाइपल थे, लेकिन तब भी तुम अब यहाँ पर सुजाकू प्लैनेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ हो चुकी हो, वो भी किस लिए? सिर्फ पावर के लिए। तुम किसी की अपनी नहीं हो, तुम्हारे जैसा इंसान तो धरती पर बोझ है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही कभी मैं देखना चाहता हूँ। वांग की हर एक बात यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के दिल में हिट कर रही थी। उसे यहाँ पर लग रहा होता है कि हाँ, वांग जो कह रहा है वो सच कह रहा होगा, क्योंकि उसने वो सारे काम किए थे और जितना यहाँ पर उसका इमोशन उसके ऊपर हावी पड़ रहा था उसके अटैक स्लो हो जाने लगते हैं। और यही मौके का फायदा उठाते हुए वांग एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। वांग को पता थी रेड बटरफ्लाई की वीकनेस, तो वो उसके वीक पॉइंट पे ही अटैक कर रहा था। वांग अपना एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का वेपन सीधा रेड बटरफ्लाई की तरफ ही फेंक देता है, लेकिन वो वेपन यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को लग पाता इससे पहले ही रेड बटरफ्लाई किसी तरह के फ्लावर को बाहर निकाल लेती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। ऊपर से रेड और नीचे से ब्लू होता है। वो अभी पूरे फ्लावर की पावर का इस्तेमाल नहीं करती, वो यहाँ पर फ्लावर की बस एक पंखुड़ी तोड़ती है और उसको सीधा वांग के वेपन की तरफ कर देती है। वो एक छोटी सी पंखुड़ी वांग के इतने हाई लेवल के वेपन को वहां पर डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। मतलब कि ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का था, पूरा फुल वहां पर धमाका हो चुका था। वांग को यकीन नहीं होता कि इतना मामूली सी पंखुड़ी मेरे वेपन को कैसे रोक दिया इसने। यहाँ तक कि वांग का जो वेपन उसने अटैक किया था वो उसकी सोल पावर से जुड़ा हुआ था, तो वेपन डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसके भी मुंह से खून आने लग जाता है। वांग यहाँ पर कह रहा था कि मैंने अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तब भी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं कर रहा। इसके पास एक से बढ़कर एक वेपन भी है और पावर
उम्र भी अच्छी खासी है। रेड बटरफ्लाई वांग से कह रही थी कि तुम अपने आप को ना बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझ सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी अपने ये फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ जब तक कि बहुत ही हाई लेवल का दुश्मन ना मिले। तो इसलिए तुम यहाँ पर खुश हो जाओ कि तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर अपने फ्लावर का इस्तेमाल किया। अब इसी खुशी के साथ तुम रेस्ट इन पीस हो सकते हो। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही दूसरा वाला फ्लावर अब यहाँ पर वांग की तरफ फेंकने वाली थी कि बीच में वो डीमन आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों से कहता है कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ। ये क्या बिला वजह का झगड़ा लगा कर रखा है यहाँ पर? देखो ये आखिरी वार्निंग है। मैं यहाँ पर तुम दोनों को बुलाया हूँ एक साथ काम करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। लेकिन अगर तब भी तुम दोनों नहीं मानते हो ना, तो मजबूरन मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अपना गुस्सा शांत करो और चुपचाप खड़े हो जाओ। वांग यहाँ पर डीमन से कहता है कि देखिए मैटर ना मैंने शुरू नहीं किया, तो मुझे बस बोल खत्म करने के लिए मैं ये मैटर तब तक चलाते रहूंगा जब तक सामने वाला गिव अप नहीं करता, यानी कि रेड बटरफ्लाई। लेकिन रेड बटरफ्लाई तो अपने ही एटीट्यूड में थी। वो कहती कि मैं तो गिव अप नहीं करने वाली, मैं फिर से फाइट करूंगी यहाँ पर। वो डीमन वहां पर कहता है कि नहीं सुनने वाले तुम लोग, तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। लगता है मुझे अपनी पावर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा बड़ी भी लग रही थी। वो उस डीमन स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए तैयार था। वांग यहाँ पर इस चीज का फायदा उठाते हुए अपना बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, ताकि ये दोनों अगर उससे लड़ने आते तो वो दोनों का खेल खत्म कर दे। लेकिन वो जो डीमन था यहाँ पर वांग का साथ दे रहा था, क्योंकि उसको भी पता था कि मैटर उसने नहीं शुरू किया, मैटर शुरू किया है रेड बटरफ्लाई ने, तो उसको ही यहाँ पर पहले रुकना पड़ेगा। रेड बटरफ्लाई यहाँ पर वांग का फॉर्मेशन और डीमन की वो हाई लेवल की स्पिरिट देखकर यहाँ पर खुद को शांत कर लेती है। और वो डीमन से कहती है कि देखो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर अभी तो शांत हो जाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे फ्री में तो शांत होने नहीं वाली। वो जो कॉफिन हमें वहां पर जाने के बाद मिलेगा ना, वो मेरा है। इस चीज पे मानते हो तुम दोनों तो ठीक है, मैं यहाँ पर शांत होती हूँ, वरना मैं शांत नहीं होंगी। वांग यहाँ पर पूरे एटीट्यूड के साथ रेड बटरफ्लाई से कहता है कि रेड बटरफ्लाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। चाहे तुम कितनी भी पावरफुल क्यों ना रहो, मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। और वो अटैक कौन सा होगा तुम्हें मरने के बाद मालूम पड़ जाएगा। और उस अटैक का मैंने इस्तेमाल किया ना, तो जिस फ्रेगमेंट के हिस्से में अभी हम यहाँ पर मौजूद है, ये पूरा हिस्सा कोलैप्स कर जाने वाला है। वांग यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा वो जो रेड लाइटनिंग की पावर है उसका इस्तेमाल करने की बात कर रहा था। वो डीमन वहां पर वांग से कहता है कि वांग देखो रुक जाओ, यहाँ पर पहले हम वो चीज ढूंढ लेते हैं जिसे ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सारी चीजें मिल जाएगी ना, तो उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि किसको क्या मिलेगा। मैं दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, तो प्लीज यहाँ पर मेरी बात को सुन लो। इसलिए वांग कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये यहाँ पर बात सुन लेता हूँ, चीजें मिल जाएगी, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन रेड बटरफ्लाई तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों तो अपनी टीम बनाकर मेरे खिलाफ हो गए। इसलिए वो यहाँ पर वांग को चैलेंज कर देती है कि देखो अगर हम इमॉर्टल वर्ल्ड से बाहर निकल के सुजाकू प्लैनेट के अंदर गए ना, तो मैं तुमसे चैलेंज करना चाहती हूँ। क्या तुम उस टाइम मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो? वो भी फुल लाइफ और डेथ वाला बैटल। वांग कहता है बिल्कुल, एनी टाइम एनीवेयर। बहुत मुश्किल लगी थी, लेकिन आखिरकार दोनों यहाँ पर शांत तो हो ही गए। दूसरी तरफ हम एक कमरे का सीन देखते हैं, जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस कमरा लग रहा था। और उस कमरे के अंदर एक बंदा होता है जो कि एक लड़की के बाल सवार रहा था। वो उससे कहता है कि टिंगर, उस लड़की का नाम है टिंगर। वो कहता है कि टिंगर देखो हम घर पर आ गए, करीब 1000 साल हो चुके हैं, लेकिन 1000 साल होने के बाद भी तुम उतनी ही ज्यादा सुंदर हो जब हम दोनों पहली बार मिले थे। तुम्हारा फिगर भी उतना ही ज्यादा चार्मिंग है जैसा कि पहले हुआ करता था। ये सब हो पाया है उसी इमॉर्टल जेड की मदद से। उस इमॉर्टल जेड ने ही तुम्हें यहाँ पर 1000 साल तक के उतना ही ज्यादा सुंदर बना कर रखा है जैसा कि तुम पहले रहा करती थी। इस बार जब मैं वापस से सफर पर जाऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा वाला इमॉर्टल जेड हासिल करूंगा, ताकि फिर से मैं तुम्हें इतना ही ज्यादा सुंदर रख सकूं अगले भी हजारों सालों के लिए। पता तो नहीं चलता, ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जिंदा भी है या फिर मर गई। बड़ी ही मिस्टीरियस लग रही थी वो। और ये बंदा भी थोड़ा साइको टाइप का लग रहा था। वो बंदा वहां पर कहता है कि इस इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर ना सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूँ, जो मैं अभी तक कि तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हर लोगों का नजरिया सेम नहीं होता, लोगों का प्यार करने का तरीका भी अलग अलग होता है। और आज हम यहाँ पर इस इमॉर्टल रैम के अंदर मिले हैं, ये भी हम दोनों की किस्मत के अंदर ही लिखा हुआ था। तभी तो हम दोनों यहाँ पर इस इमॉर्टल रैम के अंदर मिल पाए। लोग समझते हैं मैं पागल हूँ, तो हाँ मैं पागल हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल ही पागल आदमी हूँ, जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे दुनिया के कोई भी खतरे क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर खतरों से बचाऊंगा। ये लड़की कौन थी, ये बंदा कौन था, इसके बारे में अभी हमें उतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं दी जाती। उस बंदे के हाथ में एक इमॉर्टल जेड पगोड़ा भी था, और उसके पास जो लड़की थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को उसी पगोड़ा के अंदर डाल देता है। और इसके बाद तो वहां से कहीं चला जाता है, पता तो नहीं चलता कहाँ गया। लेकिन जैसा कि वो कह रहा था कि वो नया इमॉर्टल जेड ढूंढेगा, तो हो सकता है कि वो नया वाला इमॉर्टल
इमॉर्टल जेड ही ढूंढने के लिए चला गया होगा। दूसरी तरफ हम रेड बटरफ्लाई, डीमन और वांग को देखते हैं, जहाँ पर रेड बटरफ्लाई ने अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल बर्ड बना लिया था। तो उसी के ऊपर बैठकर वो तीनों यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो इलाका उनके सामने आता है वो आइसलैंड था। ये पूरा इलाका बिल्कुल बर्फ से बना हुआ है और यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के पास बर्फ की पावर है, तो इसी वजह से उस डीमन ने रेड बटरफ्लाई को टीम में शामिल किया था, क्योंकि इस रास्ते से अब वो अपनी बर्फ की पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को निकाल पाएगी। डीमन कह रहा था कि अगर यहाँ पर रेड बटरफ्लाई नहीं होती तो इस बर्फ वाले इलाके को हम कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते। यही वजह है कि रेड बटरफ्लाई को मैंने टीम में शामिल किया था। वांग कहता है कि ये जगह के बारे में मैंने पहले भी सुना था, बहुत टाइम पहले एक इमॉर्टल जेट था जिसे यहाँ पर बनाया गया था। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जहाँ आउटसाइडर लोग बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में इमॉर्टल जेट यहाँ पर बना था, मतलब कि ये जगह बहुत ही ज्यादा रेयर है। हमें अभी तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर बहुत बड़े बड़े खतरे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से भागने के लिए हमें उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को बनाने की भी कोई जगह नहीं मिल रही, तो हम यहाँ से जाएंगे कैसे। इसी चीज के वो टेंशन में तीनों थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक